नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इन दो शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पीपल एंड रिसोर्स। तो पहले हम लोग रिसोर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। व्हाट वी मीन बाय रिसोर्स, पूरे यूनिवर्स में कोई भी वो चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, उसको हम रिसोर्स कह करके डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग which can satisfy the human needs, which can fulfill the requirement of humans, which is having certain utility for humans. So everything is considered, can be considered as a resource if it has certain utility for humans. Resources नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हैं, नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है। उसके अलावा मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, ईज़ करने के लिए, बेटर इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं कार है, ट्रांसपोर्टेशन है। और यूटिलाइज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी यूटिलाइज ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। उनको भी जो टर्म दी गई है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को, लैंड को, वाटर को, एयर को, ये सारे भी तभी रिसोर्स हो सकते हैं जब ह्यूमंस उनको कन्वर्ट करे इस तरह से कि वे ह्यूमंस के काम आ सके। तो मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें कार हो गई, ट्रांसपोर्टेशन आपका हो गया, फर्नीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज एवरीथिंग विच कैन बी utilized by the humans. Second, it is of two type: natural resources which is endowed by the nature as free gift to the humans, and the second man-made resources. Now the people, here the meaning of people is the population of the country. जितनी भी जनसंख्या देश में रह रही है उसको पीपल कहते हैं, और पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट करना, किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, वही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि पीपल में के साथ किस तरह से काम किया जाए, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। दो वर्ड इसमें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। एसेट होता है जो हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके द्वारा हम अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं, दैट इज़ एसेट। एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है जिसकी वजह से देश को आर्थिक नुकसान होता है। तो एसेट और लायबिलिटी हम पीपल के कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट और ए लायबिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीपल को एसेट के रूप में कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर ह्यूमंस में इन्वेस्ट किया जाए उसकी एजुकेशन पर, उसकी ट्रेनिंग पर, उसकी हेल्थ पर, तो वो एक कंट्री के लिए एसेट होगा। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, ट्रेंड होगा, तो वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना केवल व्यक्ति की परंतु पूरे कंट्री की। कैसे होगी? अगर वो खुद काम करेगा तो वो अपनी एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकेगा, जितने भी फैसिलिटी अवेलेबल हैं उनको ले सकेगा, जो भी लग्जरी ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई गई हैं उनको पैसे के माध्यम से पूरी कर सकेगा। साथ में गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता है। गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? जब लोग टैक्स देते हैं। और लोग टैक्स कब दे पाएंगे? जब वो खुद कुछ अर्न करेंगे, उसका ही कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में आता है। तो अगर एक आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाने में सक्षम है, अपनी एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है,
ट्रेनिंग के माध्यम से हो सकता है यहाँ मैंने बताया है, और दूसरा अगर वो हेल्दी होगा तभी ये सारे काम कर पाएगा। तो ह्यूमंस में जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, इन चीज़ों से वो कंट्री के लिए एक एसेट साबित हो सकता है। ही कैन इम्प्रूव नॉट ओनली his own condition but he can contribute in the development of the nation, and as and when he start to contribute in the national development it becomes asset for the country. Another way, अगर ह्यूमंस के पास ये एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग नहीं है, देन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आउटपुट कुछ हो नहीं रही, केवल इनपुट हो रही है उन ह्यूमंस में जो एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, ट्रेंड नहीं है। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो देश पर लायबिलिटी हैं। एक तरफ ह्यूमंस को एसेट बनाया जा सकता है, दूसरी तरफ वो देश पर लायबिलिटी हो सकते हैं। ये इस चैप्टर का थीम है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द ह्यूमंस, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इनटू एसेट। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास जापान। हमें पता है कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था वो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। पूरे देश की इकोनॉमी घराशायी हो गई थी, नेस्तनाबूद हो गई थी, लेकिन वो फिर से खड़े हुए। उन लोगों ने अपने पॉपुलेशन पर इन्वेस्ट किया, एजुकेट किया, ट्रेंड किया, हेल्थ पर इन्वेस्ट किया, और आज हम देखते हैं कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू इन्वेस्ट इन द पॉपुलेशन सो दैट इट कैन कन्वर्ट और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसेट और दे विल बिकम द लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। If they will become the liability of the country, they will exhaust the resources earned by the government and they will be burden on the country. So the theme of this chapter, how to convert the humans as resource, ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है। और इन्वेस्ट कैसे कैसे हो सकता है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ट्रेनिंग पर मैंने आपको बताया। तो पीपल एज रिसोर्स क्या होता है और एसेट और लायबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, और किसी कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमारे इस चैप्टर की थीम है। चैप्टर शुरू होता है पॉपुलेशन। वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट वी मीन बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है देश के अंदर, जितनी भी देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, वो उस देश की पॉपुलेशन कहलाती है। तो पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? देखिए, जब पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज शॉर्ट पड़ने लग जाएं, यानी कि रिसोर्सेज कम हो और जनसंख्या ज़्यादा हो, उसी स्थिति में उसे ओवर पॉपुलेटेड कहेंगे। नंबर्स के लिए नहीं, मान लेते हैं हमें मालूम है कि जो चाइना है पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ह्यूमंस में इन्वेस्ट करें, उनको एक रिसोर्स में कन्वर्ट करें, तो ये स्थिति आ सकती है कि हमारा कंट्री ओवर पॉपुलेटेड ना कहलाए। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज भी उसके कंपैरिजन में अगर अवेलेबल हों तो वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहलाएगी। ओवर पॉपुलेटेड केवल उसी स्थिति में कहलाती है जब हमारे रिसोर्सेज कम हों उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आगे बताया है कि किस तरह से हाउ द पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड एज एसेट सो दैट इट विल नॉट बिकम द लायबिलिटी। पॉपुलेशन को, देश को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है 0 से लेकर के 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, दूसरी तरफ होता है 15 से लेकर के 59 तक जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, उसके बाद 60 से लेकर के ऊपर तक,
ये सारे के सारे 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है दैट इज वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि वही 0 से 14 उम्र के बच्चों का ध्यान रखती है और 60 से ऊपर के लोगों का ध्यान रखती है, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन पर रिमेनिंग टू डिपेंडेंट होते हैं। और ये लोग जो वर्किंग फोर्स होता है ये उनकी देखभाल करते हैं दवाई के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और वर्किंग पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए, ताकि वो ना केवल अपने फैमिली मेम्बर्स की टेक केयर कर सकें, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, बल्कि इतना अर्न कर सके कि गवर्नमेंट को भी टैक्स दें, जिससे कंट्री की भी डेवलपमेंट हो। तो वो किस तरह से हो सकती है कि किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो लायबिलिटी ना बने। ये बार बार इस चैप्टर में डिस्कस होगा कि हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हेन वी विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, द पॉपुलेशन विल गेट एजुकेटेड, they will start to earn some money by doing certain economic activity, and they can contribute in the national development also. Health training, productive, to make them productive instead of liability, we are required to do these things. Virtuous cycle and vicious cycle, these are the two terms we should try to understand. हमें इसको भी जान लेना चाहिए कि virtuous cycle क्या होती है। देखिए, जब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से दूसरा पॉजिटिव एक्टिविटी हो, मैं रिपीट करता हूं, वर्चुअस साइकिल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वर्चुअस साइकिल होती है जब एक सकारात्मक चीज़ की वजह से जो वर्तमान में है भविष्य में दूसरी सकारात्मक चीज़ हो। कैसे? अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, अगर उनकी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो बेटर है, तो वो अपने बच्चों में एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी आगे जा कर के ऐसा करेंगे और पॉपुलेशन जो है एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं। विशियस साइकिल होता है जब एक नकारात्मक स्थिति की वजह से दूसरी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो। One a negative thing leads to another negative thing. How? अगर एक फैमिली एजुकेटेड नहीं है, उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हैं, तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वे उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर दे विल बिकम द लायबिलिटी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एसेट। सो व्हेन one negative things lead to another negative thing, that is vicious cycle. I hope it is clear. Virtuous cycle, what we mean by, and vicious cycle. Two stories are given in your book. One is of Sakal and one is of Vilas. You will find the story of Sakal is showing virtuous cycle because साकाल के ऊपर पैसा लगाया गया, ट्रेन किया गया, वो एक जॉब उसको मिलती है जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती है और वो फैमिली के लिए एसेट बन जाता है। दूसरी तरफ विशियस साइकिल में विलास को दर्शाया गया है। विलास की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो सारी मैनुअल जॉब करता है, उसके परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल से लीड कर पा रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल हमें बताने के लिए अनफ है, व्हाट वी मीन बाय वर्चुअस साइकिल, व्हाट वी मीन बाय विशियस साइकिल। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से हमें कुछ अर्निंग होती है, पैसा मिलता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। All those activity, by completion of that, we get in return some amount in rupees. That is economic activity. You can say transportation is economic activity, agriculture is an economic activity, banking is an economic activity. और ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये अलग अलग सेक्टर को दिखाते हैं। देखेंगे कि कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और कितने तरह के सेक्टर होते हैं। पहला है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जब
प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन नेचर, that comes under primary activity, and those activities come under primary sector of economy. For example, agriculture. You can see that agriculture is totally dependent upon nature because land is a natural resource, irrigation facility, water facility, that is a natural resource. All these things are natural, climatic conditions are natural, which is required for the agriculture, and production will take place by utilizing these natural resources like land, water and climatic condition. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोटेशन से होती है, और सभी उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. All the economic activity which are completely dependent upon nature, which are done by utilizing the natural resources, comes under primary sector like agriculture, dairy, fishery, etc. Second one is secondary education, not education, secondary sector of economy. Secondary sector of economy क्या होता है, ध्यान देंगे. जब रॉ मटेरियल मिले हमें प्राइमरी सेक्टर से, हम उसको प्रोसेसाइज करें और कन्वर्ट करें फिनिश्ड गुड्स में. फिर से देखिए, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है, उसको प्रोसेसाइज किया जाता है और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री में जो हम रॉ कॉटन हैं वो एग्रीकल्चर से लेते हैं, उसको फैक्ट्री में प्रोसेसाइज करके क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, क्लॉथ को गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है. तो जो रॉ मटेरियल मिला प्राइमरी से, सेकेंडरी में उसको प्रोसेसाइज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है. हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सभी उसमें आती हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो आयरन है, मिनरल है, दैट इज नेचुरली अवेल्ड, प्रोसेस किया जाता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी sector that is processized, converted into finished goods. All these economic activities comes under secondary economic activity, and these secondary economic activity comes under secondary sector of economy. Third one is tertiary economic activity. अब टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको सर्विस एक्टिविटीज भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, इनको डेवलप करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज की आवश्यकता होती है. जैसे सीड्स को खेतों तक पहुंचाने के लिए, क्रॉप को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है. ट्रांसपोर्टेशन इज ए सर्विस विच कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर. अब क्रॉप सेल हो गई, पैसा हमारे हाथ में आ गया, उस पैसे को हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की, तो बैंक कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर, दैट इज अ सर्विस. सेम वे सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर में भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए. तो ये सारी सर्विसेज हैं. तो जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं, और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिससे हमें पैसा मिलता है, और ये तीन तरह की होती हैं: प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइमरी, फ्रॉम नेचर वी आर मेकिंग प्रोडक्शन. Secondary, we are converting the raw material into finished goods. Tertiary, which are assisting these two economic activities. Then we comes to the organized and unorganized sector.
देखिए, ये भी इकोनॉमी के सेक्टर है। एक ऑर्गेनाइज्ड है पूरा का पूरा, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन सा आता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करता है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है, जैसे, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जॉब सिक्योरिटी होती है। जो एम्प्लॉय होता है उसको किसी भी तरह से बिना किसी साउंड रीज़न के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए एक रीज़न देना पड़ेगा। वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, हाइजीनिक कंडीशन होती है, बहुत सारी फैसिलिटी लाइक पेड लीव, मैटरनिटी लीव, सीसीएल लीव, वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयर जब चाहे एम्प्लॉय को निकाल सकता है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, जो भी बॉस ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जो फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है ये सारी की सारी उसमें नहीं होती हैं। इसका मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पर पीपल का, ह्यूमंस का, पॉपुलेशन का, वर्किंग लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? देखिए, अभी हमने बात किया पीपल एज रिसोर्स का मीनिंग क्या है, एसेट और लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस। Then we have discussed how we can convert the humans into the asset so that they will not become the liability, meaning of population over population, how we can convert it. Then virtuous cycle and vicious cycle, these are two again important part. Economic activity, types of economic activity, types of economic sector. ये करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ओके, आप पाएंगे कि ये चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है, बहुत छोटा है, केवल ये 3 पॉइंट और इसके बाकी हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, उसको एसेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि वो लायबिलिटी ना बने, क्योंकि थीम ही यही है चैप्टर का। तो इससे आप बोर ना हो, बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाएगा कि अगर हम ह्यूमंस में, हमारे देश की पॉपुलेशन पे एजुकेशन पर स्पेंड करें, अगर हम उनकी हेल्थ के लिए काम करें, वो हेल्दी रहें और वो ट्रेन करने का प्रयास किया जाए, तो ना केवल अपने परिवार के लिए अपितु पूरी गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए वो एसेट बन सकते हैं लायबिलिटी की जगह पर। तो हम ये देखेंगे कि लिटरेट और जो हेल्दी पर्सन है वो एसेट ऑफ द कंट्री होते हैं, और जो अनहेल्दी और इलिटरेट पीपल होते हैं वो लोग लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि देश को उनके लिए भी रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। देन वी कम्स टू द पॉइंट दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो एजुकेशन पर स्पेंड करे, जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा, बल्कि ज्यादा बड़ा हिस्सा देश की जनसंख्या को एजुकेट करने में करे। ये मैंने आपको आंकड़ा दिया है 2011 का कि जीडीपी का केवल 2.7% स्पेंड हो रहा है, जबकि डिफेंस में 26% जीडीपी का हिस्सा खर्च होता है। अब जीडीपी क्या है? हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका अगर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लिया जाए वो सारा जीडीपी में आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि सरकार की जीडीपी 100 रुपया है, देश की जीडीपी 100 रुपया है। क्या मतलब कि देश की इनकम जो है वो 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया खर्च करने के लिए है, तो हम केवल 2.7% उस पर स्पेंड कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करेंगे? लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए गए हैं एजुकेशन के लिए कि ये इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडियन गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू ऑल इट्स पॉपुलेशन सो दैट दे विल कम अप एज एसेट। देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, ये एक अभियान चलाया गया है
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए कि देश के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन की गई है। उनको और कोई काम करने के लिए उसको चाइल्ड लेबर में डाल दिया गया है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप केवल पढ़ें। आपके ऊपर जो जीडीपी का हिस्सा लगाया गया है, बहुत बड़ा रिसोर्सेज आपके लिए लगाया जा रहा है। तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए ये आवश्यक है कि वो प्राइमरी एजुकेशन ले, स्कूली एजुकेशन ले। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स so that they will, all the students will get the education. Instead of indulging them in other activities, they must go to the school so that they will get the education, and whatever investment you are making, you will get in return also afterwards. मिड डे मील, ये पाया गया गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं देश के जो 2 वक्त का खाना भी उन्हें नहीं मिलता, तो उनके जो बच्चे हैं उनको जबरन काम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, और पेरेंट्स के पास भी कोई चारा नहीं रह जाता कि वो उनसे काम करवाए ताकि वो उनका पेट भर सके, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा सोए। इस बात को रियलाइज किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें मिड डे मील का प्रोविजन किया गया ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है, रिटेंशन है, वो ज्यादा रहे, ड्रॉप आउट्स ना हो, पढ़ाई बीच में ना छूटे। तो मिड डे मील का प्रोविजन किया गया, और अब तो इसमें बहुत एक्सपेंशन हो गया है, दूध भी प्रोवाइड किया जाता है, ब्रेकफास्ट की भी बात चल रही है। तो कहने का क्या अभिप्राय है, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप काबिल तारीफ है कि बच्चों को स्कूल में ही मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा। वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे एस्टेब्लिश किए गए हैं। आप लोगों ने आईटीआई का नाम सुना होगा कि आप 10वीं पास करके वहां पर किसी चीज के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके, क्योंकि सभी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई नौकरी मिले। वो अपना खुद का काम कर सके, खुद एंटरप्रेन्योर बन सके, खुद काम ले सके और औरों को काम दिलवा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं। उसके बाद प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खोला गया है ताकि आसपास की लोकेलिटी में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं वो एजुकेशन का लाभ ले सके। जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जो टीचिंग का काम कर रहे हैं, समय समय पर उनको ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि उन्हें ट्रेन किया जाए ताकि वो ट्रेनिंग लेकर के बेटर एजुकेशन को दे सकें। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, दिस हैज बीन रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू टेक द एजुकेशन इन नॉर्मल स्कूल्स, नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मल कॉलेजेस। गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है डिस्टेंस एजुकेशन का कि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं, या जो समय काम करने के बाद आपके पास बचता है आपको इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठ करके पढ़ें, जब भी आपको समय लगे तब पढ़ें और जाकर के आप एग्जाम दे दें, तो आप एजुकेट भी हो जाएंगे और आपका जो कार्य है वो भी बाधित नहीं होगा। तो ये सारे स्टेप, इनके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स किए गए हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य हैं कि किस तरह से एजुकेशन पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी तो वो एसेट बनेगी, लायबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद हेल्थ, जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं कि अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी, उसकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो हेल्दी पर्सन ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। किसी को कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे हेल्थ सेंटर खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज को अपॉइंट किया गया है, बहुत सारे रिसर्चेज हो रही हैं, तब जाकर के आज हमारी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 से ऊपर हो चुकी है। जो मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जिंदा रहेगा 66 ईयर तक, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं होती, डिजास्टर नहीं होता है तो। खैर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जब एक बच्चा 1 साल पूरा करने से पहले एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है किसी भी कारण से,
तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें काफी कमी आई है, डेथ रेट में काफी कमी आई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बर्थ रेट पर भी कंट्रोल किया गया है, प्रयास किया गया है कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। हमारे देश की जनसंख्या का बढ़ने का कारण आप देखिएगा बर्थ रेट का बढ़ना नहीं है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि बर्थ रेट बढ़ नहीं रही है, घट रही है, डेथ रेट घट रही है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो काफी स्पीड से कम हो रही है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट कम स्पीड से कम हो रही है और डेथ रेट ज्यादा स्पीड से कम हो रही है। मतलब लोग जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने की वजह से वो ज्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं और जो बर्थ रेट है वो घट रही है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा घट रही है। इसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हेल्थ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से नतीजे सामने आ रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बहुत सारी डिजीज जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होती है, वैक्सीनेशन डेवलप हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट इज डूइंग बेस्ट टू कन्वर्ट द पॉपुलेशन into a healthy population and in the asset. Then we comes to the unemployment. अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बड़ा आसान है कि जब एक व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम करने की एबिलिटी उसके पास है, उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा, तो ये सिचुएशन कहलाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड वो आदमी कहलाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड as a situation, as a condition when a person is ready to do work, he is having all the ability to do work, but he is not getting work. This situation can be termed as unemployment. And unemployment के types देखिए आप। unemployment के types तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम 3 के बारे में बात करेंगे। एक होता है seasonal unemployment। क्या होता है? जब साल के कुछ महीने तो रोजगार मिले किसी व्यक्ति को और बाकी के महीने वो बेरोजगार रहे, जैसे एग्रीकल्चर में है क्रॉपिंग, सीड सोइंग, हार्वेस्टिंग, वाटरिंग। इसके अलावा जो टाइम बच जाता है वो आदमी बेरोजगार रहता है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो साल के केवल 3-4 महीने ही उसमें काम चलता है, उसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हैं। इस तरह से अर्बन एरियाज में जो लेबर हैं वो ज्यादा हैं, लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, तो कुछ लोगों को काम मिलता है, कभी कभी मिलता है, पूरे साल नहीं मिलता। तो जिस पूरे साल के कुछ महीनों में उन्हें काम मिला, कुछ में नहीं मिला, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट can be defined as a situation in which a person is getting work for few months of the year, remaining months he remain unemployed. Disguised unemployment. What is the meaning of disguised unemployment? Disguised unemployment is a situation when more people are working than required. For example, किसी के पास 2 एकड़ लैंड है, घर में दादा दादी हैं, मदर फादर हैं, भाई बहन हैं, मान लेते हैं करीबन 10 बच्चे हैं, 10 आदमी उस फैमिली में हैं। वो 10 के 10 आदमी उन्हीं खेतों में काम कर रहे हैं 2 एकड़ में। अगर केवल 2 व्यक्ति भी काम करें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, लेकिन क्योंकि उनके पास काम नहीं है तो लगातार वो खेतों में जा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट is that kind of unemployment in which more people are engaged than required. If they will not do work, there will be no effect on the production. Production will remain same. This is disguised unemployment. Educated employment basically शहरों में देखी जाती है। आदमी एजुकेटेड है, ट्रेन है, एबिलिटी है, उसके बावजूद उसे काम करने को नहीं मिलता है। That is educated unemployment. अब इफेक्ट क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? पहला तो यही इफेक्ट है कि जितना पैसा उस पर लगाया, इन्वेस्ट किया, एसेट उस पर लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, फैमिली ने लगाया, उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो दैट विल बिकम द लायबिलिटी ऑन द वर्किंग क्लास। मैंने आपको 3 में बाइफरकेट किया था, 2 डिपेंडेंट हैं, एक वर्किंग है। 15 से या 16 से 59 साल तक
जो आदमी है काम कर रहा है, उनके ऊपर बाकी दोनों डिपेंडेंट हैं, 0 से 14 भी और 59 से ऊपर वाले। तो जो वर्किंग क्लास है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो आदमी जिसको काम नहीं मिल रहा है, जो एसेट हो सकता था, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वेस्टेज ऑफ मैन पावर। उस व्यक्ति पर गवर्नमेंट ने, फैमिली ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि उसके पास काम नहीं है इसलिए वो लायबिलिटी बन गया। क्राइम रेट, जब आदमी के पास काम नहीं होगा, रिक्वायरमेंट हर आदमी की होती है, उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, उसके सामने फैमिली होती है, अगर उस व्यक्ति को काम करने को नहीं मिलेगा तो वो क्राइम की ओर अग्रसर हो जाता है, ऐसे रिसर्चर्स ने बताया है, एंड वी आर आल्सो वेल अवेयर अबाउट इट। डिपेंडेंसी ऑफ वर्किंग क्लास, आई हैव टोल्ड कि हाउ दे बिकम डिपेंडेंट अपॉन वर्किंग क्लास। These are so means we can say unemployment make a negative impact on the society, on the family, on the country. So certain programs should be initiated by the government to provide the employment to all the people, and yes, government is doing. MG Narega is one of the example. वो हम सारे अगले चैप्टर में करने वाले हैं कि किस तरह से पॉवर्टी को हटाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिमूव किया जाए, और एक लास्ट पॉइंट हम इसमें करेंगे एग्रीकल्चर का। मैंने आप लोगों को डिस्गुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताई थी। देखिए, हमारा देश एक एग्रीकल्चरल देश है। हमारे देश की 70 to 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर में इंडल्स है, काम करती है। लेकिन अब ट्रेंड क्या देखने में आ रहा है कि लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी में और टर्सरी में, बिकॉज दे फाइंड इट दैट दे आर डिस्गुइस्ड एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इफ दे विल गो इन अदर सर्विसेज, अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, then the production will remain same and they will earn at another place easily, then they can provide the better facility to their family. Agriculture से shift हो रहा है। This is your complete chapter. इस चैप्टर को आप देखेंगे, एक बार बैक जाकर के पिछला पोर्शन देखेंगे। 6-7 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9th क्लास के पूरे सिलेबस को धीरे धीरे मैं कवर अप कर लूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ठीक है, आपको लग रहा है इस तरह से पढ़ पाने में आपको आसानी रहेगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कर सकते हैं, ताकि मैसेज आपके पास आए। इसको लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, कोई सजेशन है तो कमेंट करें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।